हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में, ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो में कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मार्केट को अगर ओवरऑल समझा जाए कि यहाँ से सीधी मार्केट अब रैली ही लेगी और सारे स्टॉक्स जैसे चलना शुरू कर दिया है एक एक करके, क्या यहाँ से सीधी रैली आएगी या रैली आने से पहले एक यहाँ से बड़ी गिरावट की संभावना है? क्या यहाँ से क्रैश आता हुआ नजर आ रहा है? तो यहाँ पर लोगों की बातों में आने से बेटर है कि हम चार्ट पैटर्न ही देख लें कि चार्ट पैटर्न कह क्या रहा है। और चार्ट पैटर्न को जब हम ऐसे में देख रहे हैं तो हमें इस बात का पता है कि लास्ट 1.5 ईयर से मार्केट ने एज सच कोई ग्रोथ नहीं दिखाई। मार्केट इज ट्रेडिंग इन द सेम रेंज, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अभी किस डायरेक्शन में है? जो डाउन ट्रेंड था वो अभी चेंज हुआ क्या? ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है या नहीं है? और माइक्रो ट्रेंड भी यहाँ पर क्या सलाह देता है? रेसिस्टेंस क्या बताता है? यहाँ से नीचे जाने की कितने चांसेस हैं? एक बार इसको चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं। और चार्ट्स जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप भी अपनी प्रैक्टिस करना, जिससे आप भी खुद से भी सेम तरह की प्रैक्टिस आप कर पाओ। नॉट ओनली ऑन द स्टॉक मार्केट ओवरऑल वे में, जैसे इंडेक्स की हम अभी बात कर रहे हैं, बल्कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी, क्योंकि जो डाउ थ्योरी है वो सेम तरीके से काम करती है, चाहे वो चार्ट इंडिविजुअल स्टॉक का हो या फिर वो ओवरऑल मार्केट हो। तो यहाँ जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी को सबसे पहले एक बार ओवरऑल वे में अगर हम देखें तो यहाँ से इस तरीके से इसने अप ट्रेंड लिया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप ट्रेंड लिया, फिर डाउन साइड आया, फिर और अप गया, फिर डाउन साइड, फिर अप गया, फिर डाउन साइड, फिर यहाँ से अप गया, फिर सेम ही रेंज में रहा और फिर फर्दर अप गया। तो यहां से अगर आप डाउ थ्योरी को देखोगे सो एवरी टाइम इट वाज मेकिंग ए हायर हाई एंड हायर लो। यानी कि जो रेसिस्टेंस थे, रेसिस्टेंस यहां से ऊपर जाते गए, दिस इज फर्स्ट, सॉरी सपोर्ट नीचे जाते गए, this is the second support, this is the third support, fourth support, fifth support, sixth support, and this is the range 7 support, and उसके बाद में this is the 8th support। तो यहाँ से जब लगातार ऊपर जा रहा था, एवरी टाइम ये क्या कर रहा था कि जो भी यहाँ पर रेसिस्टेंस बनता था उससे ब्रेकआउट आता था। ये रेसिस्टेंस बना, इसके ऊपर गया, फिर उसके बाद में सेकंड रेसिस्टेंस बना, उसके ऊपर गया, फिर थर्ड रेसिस्टेंस बनेगा, उसके ऊपर गया, फिर फोर्थ बना, इसको क्रॉस करके ऊपर गया, फिर फिफ्थ बना ये, फिर इसको क्रॉस करके ऊपर गया, और अभी जब लास्ट बना तो यहां आकर क्या नजर आता है इस पूरे सिनेरियो में कि रेसिस्टेंस तो ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट हुआ नहीं, बल्कि जो सपोर्ट थी वो नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन हो गई। यानी कि जो ओवरऑल यहां पर अप ट्रेंड चल रहा था वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो ने, इस पर्टिकुलर डाउन स्विंग ने इस अप ट्रेंड को यहां पर क्लोज कर दिया और यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो ये डाउ थ्योरी है, ये इस तरीके से काम करती है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब हम वापस यहां पर बात कर रहे हैं कि अब जब ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो डाउन ट्रेंड कब तक चला? अब हम इस बात को एक बार देख लेते हैं कि यहां से ये डाउन ट्रेंड आया, इस तरह से नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो लास्ट वाला जो रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट हमारी ये बन गई। अब इसने क्या किया, जब नीचे आना शुरू हुआ तो इसने पहले वाली सपोर्ट को तोड़ दिया। अब यहां पर नीचे सपोर्ट बनी और फर्दर यहां से ऊपर गया, तो लास्ट वाला जो रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं किया ऊपर की तरफ को, बल्कि जो नीचे वाला हमारा ये वाला सपोर्ट था, इस सपोर्ट को इसने नीचे की तरफ को ब्रेक कर दिया। यानी कि अब स्टेप्स नीचे की तरफ को आने शुरू हो गए। यानी कि नीचे आया, ऊपर कम गया, फिर नीचे ज्यादा आया, ऊपर कम गया, नीचे ज्यादा आया एंड ऊपर कम गया, और उसके बाद में यहां अगर आप देखोगे तो जो हमारा ये वाला रेसिस्टेंस था, फाइनली इसने इस रेसिस्टेंस को नीचे आने के बदले जो हमारी सपोर्ट बनी, आप ध्यान से समझो, सपोर्ट हमारी ये बनी जो लास्ट सपोर्ट थी, उसके बाद में इसने ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दिया और सपोर्ट हमारी ऊपर आ गई। यानी कि जो ट्रेंड नीचे की तरफ को चल रहा था, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए, वो यहां पर चेंज हो गया और ऊपर की तरफ को यहां पर इसने ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। हम इस चीज को देख सकते हैं। यानी कि जो बड़ा वाला ट्रेंड था वो तो हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। आप ध्यान से समझ सकते हो इस बात को कि जो हायर हाई हायर लो बन रहे थे, अब वो यहाँ पर उसके साथ उसके बाद में इसने लोअर बनाने शुरू किए। हम इस बात को देख सकते हैं, यानी कि ट्रेंड डाउन साइड में हो गया एंड फाइनली ट्रेंड यहाँ पर अपसाइड की तरफ को कन्वर्ट हो गया। और कन्वर्ट होने के बाद में जो ये सपोर्ट बनी, अप ट्रेंड जब शुरू हुआ सपोर्ट बनी, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ को। यानी कि ये सपोर्ट इसने मेंटेन करके रखी, और ये मेंटेन करना ही यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ये यहां से टूट जाती
तो ये थोड़ा सा हमें यहां तक भी ला सकती थी और फिर ये थोड़ी सी डिफरेंट सिनेरियो होता, ये डिफरेंट कंसोलिडेशन हो जाता। लेकिन ये सपोर्ट यहां से ब्रेक नहीं की नीचे की तरफ को, इसको मेंटेन करके रखा, ऊपर की तरफ को यहां से गया, तो ये अच्छी बात है। अब यहां पर ये तो हो गया मैक्रो ट्रेंड, यानी कि जो ब्रॉडर ट्रेंड है ये वो नजर आया। अब इस ब्रॉडर ट्रेंड में जब इसने अप ट्रेंड बनाया, जब ये ट्रेंड चेंज किया यहां से इस तरीके से, जब इसने ट्रेंड लेना शुरू किया, इस अप ट्रेंड में एक माइक्रो ट्रेंड भी है, आप ध्यान से समझना। वो माइक्रो ट्रेंड क्या है आप ध्यान से समझो। यहां पर इस फॉल में यहां पर ये माइक्रो ट्रेंड है, नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे ज्यादा, नीचे सेम आया, ऊपर कम गया, फिर नीचे ज्यादा आया, ऊपर कम गया, फिर नीचे ज्यादा आया, ऊपर कम गया, फिर नीचे ज्यादा आया। आप समझो यहां पर भी इसने सेम इसी तरह की सपोर्ट्स को तोड़ना शुरू किया। ये स्मॉल ट्रेंड में है, माइक्रो ट्रेंड में है और नीचे की तरफ को यहां पर। लेकिन जैसे ही हमारी रेसिस्टेंस भी नीचे आती चली गई, आप ध्यान से समझो, जो ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस हमारी नीचे आती चली गई, जो ऊपर से रेसिस्टेंस थी। अब यहां पर माइक्रो ट्रेंड भी चेंज हो चुका है, क्योंकि जो ये इसने रेसिस्टेंस बनाया था, इस रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ दिया, नीचे आया और फर्दर इसको भी यहां पर तोड़ दिया। यानी कि यहां ध्यान से समझो, जो ब्रॉडर ट्रेंड था, ब्रॉडर ट्रेंड पहले अप ट्रेंड में था, ये पूरा अप ट्रेंड ब्रॉडर ट्रेंड था। उसके बाद में ब्रॉडर ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड में आया, यहां तक डाउन ट्रेंड से हमारा ब्रॉडर ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो गया। यानी कि ब्रॉडर लेवल पर अप ट्रेंड आ गया और ब्रॉडर लेवल पर अप ट्रेंड के साथ में जो माइक्रो डाउन ट्रेंड था वो भी हमारा अप ट्रेंड में चेंज हो गया। यानी कि इस टाइम पर ब्रॉडर लेवल भी अप ट्रेंड में है और माइक्रो ट्रेंड भी अप ट्रेंड में है। दोनों ही ट्रेंड यहां पर अप ट्रेंड में है। अब दोनों अप ट्रेंड में होने के साथ में एक और अच्छी बात क्या हुई, यहां पर माइक्रो अप ट्रेंड में एक चार्ट पैटर्न भी आपको नजर आता है और इसको हम कहते हैं कप विद हैंडल पैटर्न। और कप विद हैंडल ने प्रॉपर यहां से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देकर चलना भी शुरू हुआ। अब यहां पर ये चार्ट पैटर्न भी बन गया। अब यहां जब सारी चीजें बन गई तो लेकिन इसके साथ में हमें ध्यान क्या रखना है, कोई भी अप ट्रेंड या कोई भी डाउन ट्रेंड लगातार एक लीनियर तरीके से ऊपर नहीं जाती, वो जिगजैग वे में जाती है। 2 स्टेप्स अप 1 स्टेप डाउन, देन 2 स्टेप्स अप 1 स्टेप डाउन, देन 2 स्टेप्स अप 1 स्टेप डाउन। यानी कि बढ़ेगा यहां पर 10%, गिरेगा 5%, बढ़ेगा फिर 10%, फिर 5% गिरेगा, फिर 10% बढ़ेगा, फिर 5% गिरेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि लगातार बिल्कुल डेली बेसिस पर मींस ऊपर ही जाता रहे, ऐसा कभी नहीं होता। उस तरीके से मार्केट काम नहीं करती। तो यहां पर हमने एक चीज तो समझ ली कि जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड शुरू हो गया है, जो माइक्रो ट्रेंड है वो भी डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड शुरू हो गया है। साथ में यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट भी दिया है। अब कप विद हैंडल पैटर्न से जो ब्रेकआउट दिया, उसका जो हमारा टेक्निकल टारगेट आता है वो हमारा क्या आता है, एक बार उस चीज को देख लेते हैं। यहां पर हमारा ये टेक्निकल टारगेट आता है लगभग 18,787 और ये 18,787 इज एक्चुअली लाइफ टाइम हाई। अब जैसे ही ये लाइफ टाइम हाई बन रहा है, यहां पर आप हम देख सकते हैं कि पूरा लाइफ टाइम हाई तक का हमारा टेक्निकल टारगेट लेकर जाता है। अब टेक्निकल टारगेट जब लाइफ टाइम हाई तक लेकर जाता है तो हो सकता है कि ये यहां पर आकर रुके, वापस से जो हमारा प्राइस इस तरह से चले, यहां आकर रुके, रेसिस्टेंस ले जो लाइफ टाइम हाई था, और यहां से एक दोबारा से इस तरीके से हैंडल बनाए और फिर ऊपर जाए। इस चीज की पूरी पूरी यहां पर प्रोबेबिलिटी है। साथ में अभी एक और प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस इज ए रेसिस्टेंस, आप ध्यान से समझो, दिस इज एट ए रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस यहां पर 2 बार रेसिस्टेंस लिया, एक तो ये रेसिस्टेंस है, दूसरा यहां पर ये रेसिस्टेंस है, और अब इसने सेम ही लेवल पर थर्ड रेसिस्टेंस लिया है। तो यहां क्या चीज हो सकती है, हो सकता है कि यहां से सीधा ऊपर जाने के बदले ऊपर भी जा सकता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, मना नहीं किया जा सकता, ऊपर जा सकता है। लेकिन ये इस चीज की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पहले एक बार को थोड़ा सा नीचे घूमे और घूमकर तब ऊपर जाए और तब जाकर फिर से इस तरीके से एक राउंडिंग बनाए। क्योंकि हमेशा क्या होगा, हमेशा इसी तरीके से चीजें चलेंगी। आप समझो, ऊपर गया नीचे कम आया, ऊपर गया नीचे कम आया, फिर ऊपर ज्यादा गया। आप समझ रहे हो ना इस बात को, कि ऊपर गया फिर नीचे कम आया, फिर ऊपर ज्यादा गया, फिर नीचे कम आया। इसी तरीके से चीजें चलती हैं, वन साइड कभी भी नहीं चलती। अब इस ब्रॉडर पिक्चर को देखकर यह बात साफ साफ चलती है, पता चलती है कि यहां पर बड़ा क्रैश तो नजर नहीं आता किसी भी एंगल से। क्यों? क्योंकि सारी सिचुएशन यहां पर ठीक हो चुकी हैं। अब इस रैली को लीड कौन कर रहा है, इस बात को यहां पर समझते हैं। क्योंकि अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करंट प्राइस से लेकर
लाइफ टाइम हाई तक जाने में कितना स्कोप बाकी है? 4.41%। अब अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करने लगे तो बैंक निफ्टी एक बार यहाँ पर चेक करते हैं कि लाइफ टाइम हाई तक जाने में बैंक निफ्टी में करंट प्राइस से लेकर कितनी गुंजाइश है। यहां पर सिर्फ 1.9% की है। तो एक्चुअल में बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है यहां पर। अब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी यहां पर एक जो चार्ट बनता हुआ नजर आता है वो क्या है कि हो सकता है यहां पर भी ये एक छोटा सा स्विंग नीचे की तरफ को ले और ये हमारा लेफ्ट शोल्डर रहे। इस तरीके से ये पूरा हमारा हेड बने और यहां से एक राइट शोल्डर बनाकर उसके बाद ये यहां से निकले। इस बात की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। और इस बैंक निफ्टी को ऐसा चलाने से क्या होगा, जो निफ्टी में भी यहां पर रेसिस्टेंस यहां पर जो आ रहा है ये भी चीज पूरी हो जाएगी। निफ्टी रेसिस्टेंस ले रहा है, यहां पर बैंक निफ्टी भी रेसिस्टेंस ले रहा है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही रेसिस्टेंस ले रहे हैं। हो सकता है थोड़ी सी यहां पर एक कंसोलिडेशन रहे, लेकिन ये कंसोलिडेशन यहां पर पैटर्न बना रहा है दोनों ही चार्ट में, बैंक निफ्टी में भी और यहां पर निफ्टी में भी पूरी पूरी बिल्कुल सफाई से पूरे पूरे अच्छे तरीके से पैटर्न बना रहा है। और पैटर्न बनाते हुए अगर हम बैंक निफ्टी में देखें कि क्या टेक्निकल चार्ट पैटर्न निकल कर आता है, यहां पर जो इमीडिएट यहां पर लेटेस्ट जो पैटर्न बन रहा है उसके बेस पर अगर ये इस तरीके से बनकर ब्रेकआउट देता है तो जिस चीज की पूरी प्रोबेबिलिटी है वो हम बात कर चुके हैं, तो 48,000 के आसपास नजर आता है। लेकिन अगर हम बड़े पैटर्न की बात करने लगे तो बड़ा पैटर्न यहां पर ऑलरेडी बना हुआ है। आप इस बात को समझो, ये पैटर्न फेल नहीं हुआ है क्योंकि पैटर्न के बाद में जो यहां पर हैंडल बना था, इस हैंडल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ को नहीं है, इसको सपोर्ट माना गया है, अच्छे से इस बात को समझा गया है। तो जो बड़ा वाला हमारा यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न है बैंक निफ्टी में, इसका टेक्निकल टारगेट हमारा अच्छा खासा नजर आता है। ओवरऑल पूरा सिनेरियो यहां पर बुलिश है, किसी भी तरीके से किसी भी तरह की क्रैश की गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्योंकि हमेशा कोई भी मार्केट जिगजैग वे में ऊपर चलती है, पैटर्न बनाते हुए चलती है, नीचे आते हुए चलती है, तो बैंक निफ्टी का टारगेट हमारा 51,000 का आता है। अभी यहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फिर से बन रहा है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे यानी कि अभी जो टाइम है ना, वो टाइम है, यहां पर आप ध्यान से देखो कि वन स्टेप, टू स्टेप ऊपर गया, वन स्टेप डाउन गया, फिर टू स्टेप ऊपर गया, फिर वन स्टेप डाउन गया, फिर टू स्टेप ऊपर जाने की यहां पर तैयारी है, फिर उस तरीके से फिर नीचे वन स्टेप आएगा, फिर टू स्टेप ऊपर जाएगा, फिर वन स्टेप नीचे आएगा। इस तरीके से क्योंकि अब अप ट्रेंड में है, यहां से क्रैश कहीं भी नहीं है, ये खुशी का टाइम है, ये यहां पर समझदारी दिखा के चार्ट पैटर्न के बेस पर ट्रेड करने का टाइम है। और चार्ट पैटर्न छोटे नहीं रखना यहां पर, क्योंकि ओवरऑल जब इस तरह की सिनेरियो आती है ना, जब मार्केट एक अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड दिखाए, डाउन ट्रेंड के बाद में मेजर अप ट्रेंड बनाना शुरू कर दे, जो यहां बन रहा है, मेजर भी एंड माइनर भी दोनों साथ में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अच्छी कंपनीज लाइफ टाइम हाई तो टच करती ही हैं। और अगर टेक्निकल टारगेट लाइफ टाइम हाई से ऊपर है तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर जो टेक्निकल टारगेट आता है ना, वो भी यहां पर अचीव होते हैं। ये वक्त है धैर्य के साथ टारगेट तक अपने स्टॉक्स को बने रखने का, बनाए रखने का। छोटी मोटी जो गिरावट आएंगी ना, उस टाइम पर बहुत सारी बैड न्यूज आती रहेंगी, दिखती रहेंगी आप सबको, लेकिन अगर चार्ट की हम माने और चार्ट को हम देखें, यहां पर ओवरऑल ट्रेंड को देखें, समझे, डाउ थ्योरी को समझें, तो देयर इज नो बिग क्रैश। यहां पर बड़ा क्रैश कोई नजर नहीं आता, सिर्फ छोटे छोटे से स्विंग्स आएंगे नीचे को, जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगी। प्रॉफिट बुक किसी एक स्टॉक में हो रहा होगा, दूसरे में यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही होगी मार्केट के थोड़ा सा नीचे आने के लिए। एक स्टेप नीचे आएगा, दो स्टेप ऊपर जाने के लिए। यहां पर सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना, दोस्तों का शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कराना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।